नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो रातों की नींद उड़ाने का दम रखती है। कहानी का नाम है आईने में 2:47 पर। ये रिया नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक भूत के बारे में है या हमारी अपनी पहचान के उस डर के बारे में जो टेक्नोलॉजी के आईने में हमें नजर आता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि फोन डरावना है, बल्कि ये है कि डर की वजह से रिया का फोन के साथ रिश्ता कैसे बदलता है। पहले वो उसकी दुनिया से जुड़ने का एक जरिया था, और अब वो उसकी जेल का दरवाजा बन गया है। ये कहानी असल में इस बात पर है कि कैसे डर हमारी सबसे भरोसेमंद चीजों को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हथियार बहुत धीरे धीरे, बहुत चालाकी से इस्तेमाल होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब रिया को हर रात एक ही वक्त पर ठीक 2:47 पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। पहली रात वो झुंझलाकर फोन उठाती है। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ किसी के बहुत पास से भारी भारी सांस लेने की आवाज आती है, इतनी असली जैसे कोई इसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा हो। रिया इसे कोई प्रैंक कॉल समझकर काट देती है। और यहीं से दिमागी खेल शुरू हो जाता है। आप सोचिए, अगर कोई गाली दे या धमकी दे तो आप उसे एक नाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ सांसों की आवाज वो बहुत ज्यादा डरावनी है, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को खुद भरना शुरू कर देता है। कौन है, कहाँ है, क्या चाहता है, ये सीधे सीधे आपके पर्सनल स्पेस में घुसने वाली बात है। फर्क नहीं पड़ता कि कोई असल में कमरे में है या फोन पर, महसूस तो यही होता है कि कोई आपकी हदें पार कर रहा है। हदें पार कर रहा है और शायद मजा ले रहा है, क्योंकि दूसरी रात फिर वही होता है। ठीक 2:47 पर कॉल। इस बार रिया का दिल जोरों से धड़क रहा है, पर वो हिम्मत करके उठा लेती है। इस बार सांसों के साथ एक कांपती हुई लड़की की आवाज भी है, और वो कहती है, रिया, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम भी मुझे देख लो ना। ये सुनते ही रिया के हाथ से फोन गिर जाता है। जब वो कांपते हाथों से उस नंबर को ब्लॉक करने की कोशिश करती है तो स्क्रीन पर लिखा आता है, दिस नंबर कैन नॉट बी ब्लॉक्ड। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक डरावना जुमला नहीं है, ये एक न्योता है, एक मांग है। मैंने तुम्हें देख लिया है, ये ताकत की बात है। तुम भी मुझे देख लो, ये एक जरूरत है, एक भीख है। वो अनजान शक्ति सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसे स्वीकार किया जाए, उसे एक पहचान दी जाए, उसे देखा जाए। सही बात है। और वो जो मैसेज था, दिस नंबर कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, वो तो और भी ज्यादा डरावना है। ब्लॉक करना हमारा डिजिटल दरवाजा बंद करने जैसा है। ये हमारा कंट्रोल है। जब वो ऑप्शन ही छीन लिया गया तो इसका मतलब है कि डिजिटल दुनिया में अब कोई दरवाजा, कोई ताला है ही नहीं। वो जब चाहे अंदर आ सकती है। रिया अब पूरी तरह से बेबस है। बिल्कुल, उसकी सुरक्षा का आखिरी किला भी ढह गया है। अब तक वो सोच सकती थी कि ये कोई मजाक है जिसे वो रोक सकती है, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि नियम वो नहीं बना रही, खेल कोई और खेल रहा है। तो अब रिया की दिमागी शांति भंग हो चुकी है और तकनीक पर से उसका भरोसा उठ गया है। लेकिन वो शक्ति अभी सिर्फ शुरुआत कर रही थी, क्योंकि अब खेल का नियम बदलने वाला था। तीसरी रात रिया तय करती है कि वो कॉल नहीं उठाएगी। फोन बजता रहता है, वो उसे अनदेखा करती है, लेकिन फिर फोन अपने आप रिसीव हो जाता है और स्पीकर पर ऑन हो जाता है। पूरे कमरे में वही भारी सांसें, और इस बार एक हल्की खुशी से भरी हंसी गूंजने लगती है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब वो शक्ति सिर्फ संपर्क नहीं कर रही, वो तकनीक को नियंत्रित कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। फोन अब रिया का नहीं रहा, वो उस शक्ति का एक हथियार बन गया है। वो एक पुल बन गया है डिजिटल और असली दुनिया के बीच। जिस चीज को हम अपनी मुट्ठी में कंट्रोल करते हैं, अब वही हमें कंट्रोल कर रही है। ये एक तरह का डिजिटल कब्जा है। यहां तक तो बात फिर भी समझ आती है, शायद फोन हैक हो गया हो। लेकिन अगली रात जो हुआ वो लॉजिक के बिल्कुल परे है। रिया ने होशियारी दिखाते हुए फोन डिस्चार्ज करके स्विच ऑफ कर दिया। सोचा चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सुबह जब वो उठी तो फोन 100% चार्ज था और चार्जर से लगा हुआ था, और स्क्रीन पे 2:47 बजे की एक मिस्ड कॉल के साथ एक मैसेज था, कल रात तू सो रही थी, मैंने तुझे अच्छे से देख लिया,
अब तेरी बारी है। ये डरावना इसलिए है क्योंकि ये भौतिक नियमों को तोड़ रहा है। एक बंद फोन खुद चार्ज कैसे हो सकता है? ये रिया को बताता है कि जिससे वो लड़ रही है वो इंसान नहीं है और न ही इंसानी नियमों से बंधा है। और वो मैसेज, अब तेरी बारी है, ये धमकी नहीं है, ये एक वादा है। एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसमें अब रिया की मर्जी शामिल नहीं है। और 5वीं रात को वो प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस बार रिया फोन स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में बंद कर देती है, कपड़ों के नीचे। उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो अलमारी का दरवाजा खुला होता है और फोन उसके बिस्तर के ठीक पास तकिए के बगल में पड़ा होता है। और जो लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर था, उसकी जगह एक तस्वीर लगी होती है। उसी के बेडरूम की रात की तस्वीर। और उस तस्वीर में क्या है? उस तस्वीर में रिया सो रही है और उसके ठीक बगल में बिस्तर पर एक धुंधली सी लड़की खड़ी है, जिसका एक हाथ रिया के कंधे पर है। उफ, तस्वीर वाला मोमेंट है। ये मुझे रिंग फिल्म की याद दिलाता है। वो डर जब सबूत सिर्फ आपकी दिमागी हालत न रहकर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट बन जाता है जिसे आप देख और छू सकते हैं। ये डर को असली बना देता है। अब ये सिर्फ आवाज या एहसास नहीं है, ये एक ठोस सबूत है कि कोई बाहरी शक्ति उसके सबसे सुरक्षित, सबसे निजी जगह में, उसकी सबसे कमजोर हालत में सोते हुए मौजूद थी। ये मनोवैज्ञानिक आतंक की हद है। इसके बाद रिया टूट जाती है। वो फौरन अपना सामान पैक करके दिल्ली अपनी दोस्त के पास चली जाती है और वहां शांति होती है। 10 दिन तक कुछ नहीं होता, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। उसे लगने लगता है कि शायद वो बच गई, शायद वो वहम था। लेकिन 11वीं रात ठीक 2:47 पर बिना किसी अलार्म या कॉल के उसकी नींद खुद ब खुद खुल जाती है और उसे अपने कमरे में नंगे पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। और फिर अलमारी के अंदर से किसी थकी हुई औरत की हंसी की आवाज आती है। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये प्रेत बाधा किसी जगह, शहर या फोन से नहीं बंधी है। ये सीधे रिया से जुड़ी है, वो भाग नहीं सकती। अब ये सवाल उठता है, आखिर रिया ही क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 1 मिनट, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये कोई बाहरी शक्ति ही हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिया का अपना मानसिक विघटन है और तकनीक बस उसकी पैरानोया को एक शक्ल दे रही है? क्या वो लड़की सच में है या रिया के अंदर का ही कोई डर है जो बाहर निकलना चाहता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक नजरिए से देखें तो ये सारे लक्षण एक मानसिक बीमारी के हो सकते हैं, लेकिन कहानी हमें कुछ ऐसे सबूत देती है जो इस थ्योरी को चुनौती देते हैं। जैसे लखनऊ लौटते वक्त ट्रेन में जो होता है। हाँ, वो तो और भी अजीब था। रात में ट्रेन एक सुनसान अंधेरे प्लेटफॉर्म पर सिग्नल के लिए रुकती है। रिया खिड़की से बाहर देखती है और उसे प्लेटफॉर्म पर वही लड़की दिखती है, सिर झुका हुआ, हाथ में एक फोन, और उस फोन की स्क्रीन पर रिया के बेडरूम वाली ही तस्वीर जल रही होती है। लेकिन इस बार तस्वीर में एक भयानक बदलाव होता है। तस्वीर में सोती हुई रिया की आंखें अब खुली होती हैं और वो सीधे कैमरे की तरफ घूर रही होती है। देखा, ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। तस्वीर में रिया की खुली आंखें, ये संकेत है कि वो शक्ति अब सिर्फ रिया को देख नहीं रही, वो धीरे धीरे उसकी पहचान पर, उसके अस्तित्व पर कब्जा कर रही है। वो उसे अपने जैसा बना रही है। ये अब सिर्फ एक बाहरी ऑब्जर्वर नहीं है, ये एक घुसपैठिया है जो अंदर आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे रिया का शरीर अब सिर्फ उसका नहीं रहा। घर पहुंचकर रिया हिम्मत करके अपनी मां को सब कुछ बता देती है और तब एक पुराना राज खुलता है। उसकी मां बताती है कि ये कहानी रिया की नानी के जमाने की है। गांव में एक लड़की थी जिसकी शादी से पहले ही मौत हो गई थी और लोक कथा के अनुसार उसकी आत्मा भटकती रही। वो हर रात ठीक 2:47 बजे ये देखने आती थी कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसे बस पहचाने जाने की, देखे जाने की एक अधूरी इच्छा थी। तो ये कहानी को एक व्यक्तिगत डर से निकालकर एक पारिवारिक श्राप या लोक कथा के दायरे में ले आता है। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि एक दोहराया जाने वाला अनुष्ठान है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। और अब अनजाने में रिया उस अनुष्ठान का अगला हिस्सा बन गई है। ये कहानी अब सिर्फ रिया की नहीं रही, ये उस लड़की की भी है जो देखी जाना चाहती है। और ये सब जानने के बाद रिया एक हैरान करने वाला फैसला करती है। वो भागने के बजाय सामना करने का तय करती है। उस रात वो 2:47 का अलार्म लगाती है। जब अलार्म बजता है तो वो कमरे के अंधेरे में हिम्मत जुटाकर कहती है, मैं देख रही हूं, तू कहां है? उसने वही किया जो वो शक्ति चाहती थी। हाँ, और तभी बिस्तर के नीचे से एक बर्फीला ठंडा हाथ निकलता है और उसके टखने को पकड़ लेता है।
और कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तो मुझे देख चुकी है, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर रिया का उसे देखना या देखने की इच्छा जताना उस अनुष्ठान को पूरा कर देता है। उसने उस शक्ति को वो ही दिया जो वो सदियों से चाहती थी, पहचान, एक अस्तित्व की स्वीकृति। लेकिन ये कोई मेहरबानी नहीं थी, ये एक सौदा था। और अब इनाम के तौर पर उसे हमेशा की डरावनी संगत का एक ऐसा वादा मिलता है जिससे वो कभी पीछा नहीं छुड़ा सकती। उसने खेल खत्म नहीं किया, उसने खेल के नियमों को स्वीकार कर लिया। उस रात रिया सोती नहीं, बस आंखें बंद करके लेटी रहती है। ठीक 2:47 पर उसे महसूस होता है कि बिस्तर का एक कोना धंस गया है, जैसे कोई आकर बैठ गया हो। उसका फोन अपने आप चालू होता है। स्क्रीन पर वही तस्वीर है, लेकिन इस बार तस्वीर में उस धुंधली लड़की के चेहरे की जगह रिया का अपना सूझा हुआ पीला चेहरा होता है। और फोन से आवाज आती है, अब मेरी बारी पूरी हो गई। मेरी बारी पूरी हो गई। ये बहुत भयानक वाक्य है। ये दिखाता है कि ये एक चक्र था, एक अदला बदली की प्रक्रिया थी जो अब पूरी हो चुकी है। उस आत्मा की बारी पूरी हो गई और अब शायद रिया की बारी शुरू होने वाली थी। सुबह जब रिया की माँ से जगाती है तो उसे लगता है कि ये सब एक बहुत बुरा सपना था। वो राहत की सांस लेती है, बिस्तर से उठती है, लेकिन जब वो बाथरूम में आईने के सामने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आईने में उसे अपनी परछाई नहीं दिखती। वो घबराकर पीछे मुड़ती है तो दरवाजे पर वही लड़की खड़ी होती है, लेकिन उसका चेहरा अब रिया का होता है। वो लड़की मुस्कुराकर आईने की तरफ इशारा करती है और कहती है, अब मैं बाहर आ सकती हूँ और तू वहां रहना। और रिया की चीख आईने में ही कैद होकर रह जाती है। और ये कहानी का चरम बिंदु है। ये सिर्फ एक प्रेत बाधा नहीं है, ये पहचान की पूरी तरह से अदला बदली है। आत्मा ने सिर्फ डराया नहीं, उसने जगह बदल ली। आईना, जो हमेशा से परलौकिक कहानियों में एक पोर्टल या दूसरी दुनिया के दरवाजे का प्रतीक रहा है, यहाँ एक जेल बन जाता है। रिया की आत्मा आईने में कैद हो जाती है और उस आत्मा को रिया के शरीर में आज़ादी मिल जाती है। वो आत्मा सिर्फ देखी जाना नहीं चाहती थी, वो जीना चाहती थी। तो अंत में रिया आईने में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। न हिल सकती है, न बोल सकती है, सिर्फ देख सकती है। और वो आत्मा रिया का रूप लेकर दुनिया में आजाद हो जाती है। कहानी हमें इसी डरावनी सोच के साथ छोड़ जाती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? ये कहानी बहुत ही चालाकी से मॉडर्न डर को, जैसे तकनीक पर से कंट्रोल खो देना, डिजिटल प्राइवेसी का खत्म होना, क्लासिक हॉरर के तत्वों के साथ जैसे भूत, श्राप और आईना मिलाती है। ये हमें दिखाती है कि डर का रूप बदल सकता है, पर उसका सार वही रहता है। लेकिन अंत में ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी डिजिटल और असल जिंदगी इतनी ज्यादा आपस में जुड़ी हुई हैं, जहां हम अपनी पहचान सोशल मीडिया पर बनाते हैं और दूसरों को देखते और दिखाते हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़त्म होती है और कहाँ से शुरू होती है? हमारी जेब में रखे इन काले आईनों यानी हमारे फ़ोन के ज़रिए हमें कौन देख रहा है? और जब हम किसी की प्रोफाइल को देखते हैं तो क्या हम सिर्फ देख रहे होते हैं या अनजाने में किसी अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे होते हैं? शायद असली डर भूत का नहीं बल्कि अपनी ही पहचान के खो जाने का है,